हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज निशा बैक अनदर वीडियो। गाइस, वीडियो को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ताजमहल के बारे में। गाइस, जैसे ही हम भारत के आगरा सिटी का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में ताजमहल ही आता है। सफेद संगमरमर से बना ये महल असीम प्रेम की निशानी है। गाइस, हम सभी ने ताजमहल के बारे में थोड़ा बहुत सुना ही होगा और जो लोग इसे देखकर आए हैं उन्हें एक बार फिर ताजमहल को देखने की चाहत होगी, और जिन्होंने इसे नहीं देखा वो जरूर यहाँ जाने की ख्वाहिश रखते होंगे। तो आइए जानते हैं ताजमहल के बारे में। गाइस, इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के आर्किटेक्चर की एक ऐसी इमारत मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। 42 एकड़ में फैला दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बगीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडरा रहे हैं। गाइस, लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 2000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, वो भी 22 सालों तक। गाइस, अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो $1 बिलियन यानी कि 7.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया कि जब मेन गेट के पीछे से देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता जाता है। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसा कि इन मस्जिदों में आप देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीजन भी था, और वो ये था कि खतरनाक भूकंप के सूरत में अगर ये मीनार गिरे भी तो ये बाहर की तरफ गिरकर ताजमहल पर एक आंच भी न आने दे। लेकिन आखिर परिस्थिति क्या थी कि इसको बनाने वाले किसी सूरत में इस पर एक क्रश भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब उस वक्त में कंक्रीट या स्टील नहीं हुआ करता था, आखिर इस आलीशान मकबरे को और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे गुम्बद को कैसे बनाया गया। गाइस, ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे आज की इस स्पेशल वीडियो में। गाइस, ये केस स्टार्ट हुआ था सन 1607 में। इस दिन मुगल शहंशाह के सबसे छोटे बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल के हो चुके थे, और उनके सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा अजीज थे, इसी वजह से इनके हर जन्मदिन पर इनको हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता था, यानी जितना वजन शहजादे खुर्रम का होता था उतना ही खजाना इनके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिनको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी, और उस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का रुतबा हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और जंग में भरपूर कामयाबी हासिल की। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर शाहजहां को दुनिया के बादशाह से नवाजा। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी जो आगरा फोर्ट के हरम में रहती थी। इन 6 में शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से करते थे, और यही वजह थी कि उनका ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह अचानक चल बसे। शाहजहां जो पहले ही मुगल एम्पायर में फेमस हो चुके थे और जो शहंशाह के चहीते बेटे थे, 1628 में यानी अब्बाजान की मौत के 7 सालों बाद उन्होंने शहंशाह की गद्दी संभाल ली। पूरी मुगल सल्तनत अपने शहंशाह से बेहद खुश नजर आती थी। ये वो पीरियड था जब मुगल एम्पायर अपने पूरे पीक पर थी, यानी पूरे इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के भी कई हिस्सों में मुगल एम्पायर का राज हुआ करता था। सारे फैसले शाहजहां खुद करते थे, जबकि मुमताज महल पीछे रहकर शाहजहां को मशवरे दिया करती थी। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये खुशियां जल्द ही मातम में बदलने वाली हैं। गद्दी संभाले अभी 1 ही साल गुजरा था कि एक बार फिर से मुगल एम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ा।
अगले 2 साल जंग चलती रही और शाहजहां को इस जंग में भरपूर कामयाबी हासिल हुई। लेकिन शाहजहां अभी इस कामयाबी का जश्न मनाते कि उनको एक अफसोसनाक खबर से सूचित किया गया। मुमताज महल जो कि शाहजहां के 4वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उनकी हालत बिगड़ गई और 17 जून 1631 को वो इस दुनिया से चल बसी। पूरी मुगल एम्पायर का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। ये खबर जो शाहजहां पर आग बनकर गिरी थी, उसने तो जैसे इनकी दुनिया ही खत्म कर डाली। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे अजीज बीबी मुमताज महल इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। गाइस, कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरों में ढकेल दिया था। अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और अगले 2 सालों तक ना कोई म्यूजिक सुना और ना ही परफ्यूम लगाया। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस टास्क को और मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत लगा दी। मुमताज के गुजरने के 6 महीने बाद यानी 1632 में ही ताजमहल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। करीब 20,000 से भी ज्यादा मजदूर को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। मुमताज की कब्र यमुना नदी के पास मौजूद थी। इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफी मुश्किल टास्क था। नदी के किनारे जमीन काफी सॉफ्ट होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को भी नुकसान पहुँचा सकता है। इस मामले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने यहाँ से पहले जमीन के अंदर कई कुएं खुदवाना शुरू किए। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहते जब तक खुश्क जमीन नजर न आ जाती थी। इन कुओं को पत्थरों और गारे से भरा गया और फिर उसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। इन सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज को भी इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्स की ये ट्रिक काम कर चुकी थी और अब ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार थी जो नर्म जमीन पर भी मजबूती से खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी एक ऐसे बिल्डिंग डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने भी ना देखा हो। एक ऐसा डिजाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड से तोड़ डाले। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने अब्बाजान के मकबरों से लिया था। अब्बाजान के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया, दादाजान के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया गया और अपने चाचा जान के मकबरे से गुम्बद का आइडिया लिया गया था। और जब इन सब को कंबाइन किया गया तो एक शानदार और आलीशान डिजाइन उभर कर सामने आया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए करोड़ों ईंटें मौके पर ही बेक की गयी। ये सब इतना आसान नहीं था और इसमें बहुत सारे पैसे भी बहाए जा रहे थे। हर गुजरते दिन शाही खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी चीज की परवाह नहीं थी। बस उनको ये काम हर कीमत पर कंप्लीट करना था। गाइस, कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने ज्यादा लोग लगाए गए थे कि इनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो चुका था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों की डिमांड पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसको संगमरमर से सजाने की। गाइस, संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया जाना था क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा पुराना मार्बल रिजर्व कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये मार्बल किसी को भी खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगाया गया। ताजमहल का ये खूबसूरत गुम्बद इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा सिर्फ आँखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह के गुम्बद बड़ी आसानी से स्टील स्ट्रक्चर पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर गुम्बद को बनाने में उनके पास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस गुम्बद को बनाने में मुगल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी उसकी आज के इंजीनियर्स आज भी तारीफ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पीटर डूरा या परचिनकारी से डेकोरेट किया जाना था। पीटर डूरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को बारीकी से कीमती पत्थर से तराशा जाता है और फिर उसमें पत्थर को ग्लू के जरिए चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। काफी रिसर्च और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद मालूम पड़ा कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस, संगमरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी।
वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की खास बातों में एक बात ये भी है कि ये दिन में 4 मर्तबा अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड से देता है, सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रूप देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहे हों और सनसेट के वक्त ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुके थे। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बेगम की याद में ही रखा। गाइस, मुमताज से इसका नाम ताजमहल रख दिया गया। हर साल शाहजहां मुमताज की बरसी पर यमुना नदी के जरिए ताजमहल पर आया करते थे। ये ताजमहल एक ऐसी एंट्रेंस थी जिसको सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाया गया था। इस एंट्रेंस की दीवारों पर दिलकश नक्काशी का काम किया गया था, जो शायद सिर्फ शाही आंखों को देखने के लिए ही किया गया था। शाहजहां का ये महंगा प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो चुका था, लेकिन इसमें मुगल एम्पायर को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। 4 सालों के बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त पलट दिया और मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे, उनको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में बंद कर दिया गया। सिर्फ एक फैसिलिटी ऐसी थी जो शाहजहां को दी गई, और वो ये थी कि उनको जिस कमरे में बंद किया गया था उसकी खिड़की से वो ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गए। शाहजहां का अब मुमताज से दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था और अब उनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।